नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है ननद को नौकरानी बनाने वाली घमंडी भाभी की खुद के भाई ने अक्ल ठिकाने लगा दी। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए आप पिछले सभी भागों को जरूर सुनिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा और सुना कि सुजाता हमेशा अपनी ननद को अपमानित करती है और उसे मुफ्त की नौकरानी बनाए हुए है। वो नहीं चाहती है कि उसके ननद ज्योति की शादी हो ताकि घर से एक काम वाली चली जाए। मायके गई सुजाता को जब काम करना पड़ता है तो वह ससुराल वापस लौट आती है। इसी बीच ज्योति की शादी तय हो जाती है। अब वह अपनी माँ से फोन करके ज्योति की शादी तोड़ने की योजना बनाने लगती है। अब आगे मंजू जी सालू जी से मिलने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो उनके पास ही मोना भी बैठी दिखाई देती है। अरे मोना बेटी, तुम कब आई? मंजू जी ने मोना को देखकर पूछा। आंटी, आज सुबह ही आई हूँ, मोना ने हंसते हुए जवाब दिया। आंटी, ज्योति को भी ले आती, हम दोनों भी एक दूसरे को मिल लेते, मोना ने कहा। वह जरा किचन में काम में बिजी है, ऐसा करना कि तुम ही आ जाना उससे मिलने, मंजू जी ने कहा। जी आंटी, जरूर आऊंगी। और मोना बेटी, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है? मंजू जी ने मोना से पूछा। आंटी, बाकी सब तो ठीक है, बस 5 बजे सवेरे उठना पड़ता है और फिर मम्मी जी के साथ मुझे टहलने भी जाना पड़ता है, लेकिन सब लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मोना, सालू जी और मंजू जी ने कुछ देर बातें की। उसके बाद मंजू जी घर आकर सोच रही थी कि अगर भगवान बेटी दे तो बेटी के नसीब भी अच्छे दे। इसी बात की चिंता मंजू जी को भी लगी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोनों बेटियों को भी कोई दुख उठाना पड़े। नसीब को किसने देखा है, ना जाने इनके नसीब कहाँ और कैसे हों। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, आगे भगवान की मर्जी। इधर ज्योति की शादी तय होने से महेश बहुत दुखी और परेशान था। महेश, इतना उदास होने से, इतना दुख मनाने से कुछ नहीं होगा, अलका भाभी ने महेश के पास आकर बोला, जो कि बहुत ज्यादा चुपचाप और उदास अपने बेड पर बैठा हुआ था। अलका भाभी से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। क्या करूं भाभी, मुझे अपने आप में शर्मिंदगी और दुख हो रहा है कि क्यों मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, क्यों मैं जल्दी ज्योति के रिश्ते की बात नहीं कर पाया। देखो महेश, ये सब तो नसीब नसीब की बातें हैं। हो सकता है कि ज्योति का नसीब किसी और के साथ जुड़ा हो और तुम्हारा नसीब किसी और के साथ, अलका ने महेश को समझाते हुए कहा। तो महेश बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, ज्योति के नसीब का तो पता नहीं भाभी, लेकिन अब मेरा नसीब किसी के साथ नहीं जुड़ा है। मैं ज्योति को स्कूल के दिनों से ही पसंद करता था, लेकिन उससे कह नहीं पाया, लेकिन अब उसे भुला भी नहीं पाऊंगा। नहीं महेश, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं, किस्से कहानियों में अच्छी लगती हैं, ऐसा असली जिंदगी में नहीं होता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए ज्योति से भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, अलका ने कहा। तो महेश चुप हो गया, उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। मम्मा, हमें ज्योति बहुत ही पसंद है, अब ज्योति ही हमारे भाई विनय की दुल्हन बनेगी, पारुल ने चित्रा जी से कहा। तो रूपल ने भी कहा, हाँ मम्मा, हमें ज्योति बहुत ही पसंद आई है, उसका नेचर तो बहुत अच्छा है, आजकल की लड़कियों जैसी ज्योति बिल्कुल भी नहीं है, उसमें समझदारी और सुघड़ता भी बहुत है। सच है, आजकल के ज़माने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है जो इतनी कम उम्र में इतनी समझदार हो, घर गृहस्थी का उसे इतना ज्ञान हो, इतनी सादगी से रहती हो। चित्रा जी ने भी दोनों बेटियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मम्मा, अब जल्द ही ज्योति और सलोनी दोनों को दुल्हन बनाकर घर ले आओ, दोनों बहुएं घर में रहेंगी तो आपका भी दिल लगा रहेगा, पायल ने चित्रा जी से कहा। हाँ बेटा, तुम सही कहती हो, मैं जल्दी ही सावित्री जी और मंजू जी से शादी की बात करूंगी। सुजाता की बहन नायरा की ननद, जो कि सावित्री जी के शहर में ही रहती थी, अंकिता, उसके देवर सुनील की शादी थी। नायरा को तो शादी में जाना ही था क्योंकि सगी ननद थी। अंकिता ने नायरा के घर नीलम जी को भी कार्ड दिया था और नीलम जी को बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया था कि आप भी शादी में ज़रूर आना। नायरा भी नीलम जी के पीछे पड़ने लगी कि आप शादी में ज़रूर चलो माँ, वरना अंकिता दीदी को बुरा लग जाएगा, आप हमारे साथ ही चलो माँ, हम लोग हमारी गाड़ी से ही जाएंगे, मेरी सासू माँ विद्या देवी भी जाएंगी, उनसे आपको कंपनी भी मिल जाएगी, आप बोर नहीं होंगी।
नायरा ने नीलम जी को इतना फोर्स किया तो नीलम जी भी जाने को राजी हो गईं। अरे नीलम जी, आप भी यहाँ शादी में? सावित्री जी ने उन्हें देखकर कहा। जो कि अंकिता के देवर की शादी में आई थी, तो नीलम जी को देखकर उन्होंने नीलम जी से पूछा, अरे सावित्री जी आप? हाँ, मेरी बेटी नायरा के ननद अंकिता के देवर की शादी है। उसने मुझे भी बहुत फोर्स किया था कि आंटी आप ज़रूर आना, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। सावित्री जी ने नीलम जी से कहा, और कैसी हो? आपकी सारी बेटियां कैसी हैं? जी भगवान की कृपा है, सभी बेटियां भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ, नीलम जी ने जवाब दिया। और फिर सावित्री जी से पूछा, आप कैसी हो? आपकी बेटी सलोनी कैसी है? वह नहीं आई शादी में? मैं भी ठीक हूँ, सलोनी भी ठीक है, लेकिन सलोनी की सास और बाकी सब लोग भी इस शादी में शामिल होंगे, इसलिए सलोनी साथ में नहीं आई, सावित्री जी ने कहा। अच्छा अच्छा, उसके ससुराल वालों की कोई रिश्तेदारी होगी? इधर नीलम जी ने पूछा। हाँ, चित्रा जी की बहन भावना जी का लड़का है सुनील। सावित्री जी के मुंह से चित्रा जी की बहन का लड़का है सुनकर नीलम जी बहुत खुश हुई। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया बात हुई। मतलब हमारी नायरा की ननद अंकिता चित्रा जी की बहन की बहू है। चलो, यह भी अच्छा है, आज ही मालूम हुआ मुझे तो यह। नीलम जी के चेहरे पर खुशियाँ बरस रही थी। और उसी रिश्ते से मैं भी यहाँ शादी में शामिल होने आई हूँ, क्योंकि चित्रा जी मेरी समधन है, तो उनके बहन के लड़के की शादी में आना तो ज़रूरी था। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, चलो आओ, मैं तुम्हें चित्रा जी से भी मिलवाती हूँ और विनय को भी दिखाती हूँ, जो अब अपनी ज्योति का होने वाला पति है। सावित्री जी ने कहा और फिर नीलम जी को साथ लेकर चित्रा जी के पास आ गईं। चित्रा जी, इनसे मिलो, यह है सुजाता की मम्मी और आपके बहन की होने वाली बहू अंकिता की ननद नायरा की मम्मी नीलम जी। सावित्री जी ने पूरा रिश्ता बताना उचित समझा चित्रा जी को याद दिलाने के लिए। अच्छा अच्छा, रिश्ता तो पता था, लेकिन आपको देखा भी आज ही है और मिली भी आज ही हूँ, चित्रा जी ने कहा। हाँ, जहाँ आपने ज्योति का रिश्ता किया है वहाँ मेरी बेटी दिली हुई है सुजाता, नीलम जी ने कहा। सावित्री जी को प्रमोद बुलाने आया था, इसलिए वह उसके साथ चली गईं। आप दोनों बैठकर बातें करिए, मैं अभी आती हूँ, प्रमोद की बात सुनकर। अब तो नीलम जी को अच्छा मौका मिल गया था आग लगाने का। जो कुछ करना था इसी दरमियान करना था, वरना सावित्री जी फिर से आ जाती तो वह कुछ भी नहीं कर पाती। ज्योति बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी बेटी की तो ननद है, तुम्हें तो पता ही होगा। चित्रा जी भी एक बार नीलम जी के मुँह से कुछ सुनना चाहती थी कि नीलम जी क्या कहती हैं ज्योति के लिए। आखिर उनकी बेटी की ननद है, उन्हें तो बहुत कुछ मालूम होगा ज्योति के बारे में, मंजू जी के बारे में। जी जी, बहुत बढ़िया लड़की है, नीलम जी ने कुछ इस तरह चेहरे पर भाव लाते हुए कहा कि चित्रा जी को लगे कि नीलम जी कुछ छुपा रही हैं। जिस तरह नीलम जी चालाक और चतुर थी, उसी तरह चित्रा जी भी सीधी नहीं थी। हमें तो ज्योति इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मेरी तो तीनों बेटियां कह रही हैं कि जल्दी से जल्दी ज्योति को दुल्हन बना कर ले आओ। बहुत ही समझदार और सीधी सादी लड़की है, बोलना तो जैसे उसने कुछ सीखा ही नहीं, कितनी सीधी है। चित्रा जी जानती थी कि सावित्री ज्योति की बुआ है और बुआ होकर सावित्री जी ज्योति के खिलाफ तो कुछ कहेंगी नहीं, तारीफ ही करेंगी। नीलम जी चुपचाप होकर उनका मुंह देखने लगी। तो चित्रा जी ने कहा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अगर आप मुझसे ज्योति के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो बेशक कह सकती हैं। मेरा वादा है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, आप बिल्कुल मत डरिए। वैसे मैं भी आपसे जानना चाहती थी कि ज्योति कैसी लड़की है। आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है, आपकी बेटी दिली हुई है वहाँ, बेटी को तो सब बातें पता ही होंगी। देखिए चित्रा जी, ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, मैं तो डरती भी हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई नाम आ जाए तो मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं, फिर मेरी बेटी के साथ किस तरह का झगड़ा हो। मेरी सुजाता तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सीधी है, एकदम गाय है गाय। वह इस तरह के लड़ाई झगड़े से बहुत ही ज़्यादा घबराती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर में किसी तरह का कोई क्लेश हो, इसलिए बेचारी चुपचाप सब सहती है। नीलम जी ने बहुत ही मासूम सूरत बनाकर कहा। तो चित्रा जी ने कहा, आपसे वादा करती हूँ आपका नाम बिल्कुल भी इस बीच में नहीं आएगा। बस आप मुझे बताइए नीलम जी कि ज्योति के घर वाले सब लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। देखो, मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। जिस तरह बेटी को ससुराल वाले अच्छे नहीं मिलते हैं तो बेटी की ज़िंदगी खराब होती है।
उसी तरह बेटे के ससुराल वाले भी अच्छा ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ और ख़राब लोग मिलेंगे तो फिर दामाद को अपने काबू में कर लेते हैं और बेटी का घर कभी बसने नहीं देते हैं। बेटी को हमेशा ही उल्टी सीख देते रहते हैं। चित्रा जी ने परेशान होकर कहा। तो नीलम जी ने कहा, विराट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ज्योति और मंजू जी हमेशा ही विराट को भड़काती रहती हैं और सुजाता से लड़ाइयाँ करवाती रहती हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता अगर विराट सुजाता को समझे, उससे अच्छा व्यवहार करे। और दोनों माँ बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। काम तो ज्योति बिल्कुल भी नहीं करती है। आपको दिखावे के लिए शायद उसने घर का काम किया होगा। सारा काम मेरी सुजाता अकेले ही करती है और दोनों माँ बेटियाँ बैठकर खाती हैं और आराम फरमाती हैं। क्या बताऊं चित्रा जी, मैं तो उस घर में अपनी बेटी को देकर ही पछता रही हूँ। देखिए, आपने मुझसे वादा किया है, इसलिए मैंने आपको सब सच बता दिया, लेकिन यह बातें सावित्री जी के सामने कभी भी मत कहना, वरना वह जाकर मंजू जी से कहेंगी और मेरी बेटी का जीना दूभर हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नीलम जी, मैं किसी से कोई भी बात नहीं कहूँगी। चित्रा जी ने नीलम जी को यकीन दिलाया। सावित्री जी के आ जाने से दोनों ही चुप हो गईं। सावित्री जी ने नीलम जी से कहा, सुजाता नहीं आई क्या? सुजाता को कार्ड नहीं दिया गया था? नीलम जी ने फौरन झूठ बोलते हुए कहा, कार्ड तो दिया था लेकिन वह नहीं आ पाई। नीलम जी ने इसलिए झूठ बोला कि ताकि चित्रा जी को लगे कि सही है, कार्ड मिलने के बाद भी बेचारी सुजाता नहीं आई। इसका मतलब यह है कि उसे आने नहीं दिया गया होगा, जबकि सच तो ये था कि अंकिता ने अपनी भाभी को और भाभी के घर वालों को ही बुलाया था शादी में। अंकिता ने अपनी भाभी नायरा की दूसरी बहनों को कार्ड दिया ही नहीं था। अंकिता के देवर की शादी का फंक्शन खत्म हो गया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। इधर मंजू जी ने ज्योति से कहा, ज्योति अब जल्दी ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए अब धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू कर दूंगी ताकि कोई भी चीज़ भूल ना जाऊं। मैं भी अपनी बेटी की शादी में सारे अरमान निकालूंगी। तुम्हें दहेज भी दिल खोल कर दूंगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखूंगी और तुम्हारी पसंद से ही कपड़े गहने सब बनवाऊंगी। मंजू जी ने खुश होते हुए ज्योति से कहा तो ज्योति ने शर्मा कर निगाहें नीचे झुका ली। दरवाजे के पास खड़ी सुजाता ने जब ये सुना तो मन ही मन कुढ़ कर सोचा, हाँ हाँ सब दे दो, सारा ससुर जी का मिला हुआ पैसा ज्योति की शादी में लगा दो, हमारा तो हक ही कहाँ है ससुर जी के पैसे पर। इधर चित्रा जी अपने घर आकर के परेशान थी। चित्रा जी ने अपने घर में जब नीलम जी की बात कही तो सभी इस बात को लेकर चिंता में आ गए, क्योंकि जिस तरह लड़की वाले चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा दामाद मिले जो समझदार हो, संस्कारी हो, फिर लड़के वालों की सोच तो और भी ज़्यादा विस्तरित होती है। वो भी चाहते हैं कि बहू के रूप में उन्हें ऐसी लड़की मिले जो सबकी निभा कर चले, सबसे प्यार और मोहब्बत से रहे, सबसे अच्छा व्यवहार करे, जो घर को जोड़े, जो हर बात में गुड़ी हो। रूपल ने कहा, माँ ऐसी लग तो नहीं रही थी वैसे वो लड़की। पारुल बोली, लगने से कुछ नहीं होता, ऐसे तो कोई भी चोर डाकू नहीं लगता। विनय भी यह सब सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था। मम्मा मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, आप पूरी तरह से लड़की के बारे में जानकारी निकाल कर ही आगे का फैसला करना। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे होने वाली पत्नी आप सब बड़े लोगों का मान सम्मान करे, आप लोगों की इज्जत करे, घर में खुशियों का माहौल बनाए, प्यार मोहब्बत बनाए रखे। मुझे उसकी तरफ से कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिले, सब लोग उसकी तारीफ ही करें। और जो लड़की घर में अगर अपनी भाभी को सुख नहीं दे सकी, जिसने अपनी बड़ी भाभी तक की इज्जत नहीं की, बड़ी भाभी से ही प्रेम मोहब्बत से नहीं रह पाई, तो वह आगे जाकर किसको क्या सुख देगी? ऐसी लड़की का क्या भरोसा कि वह किसी को मान सम्मान देगी कि नहीं, या सबसे प्यार मोहब्बत से रहेगी कि नहीं। चित्रा जी परेशान होकर, मैं इस मामले में सावित्री जी से बात करती हूँ, नीलम जी का नाम नहीं आने दूंगी। नहीं मम्मा, आप सावित्री जी से कुछ भी पूछेंगी तो वह ज्योति की बुआ हैं, ज्योति के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगी। विनय के बड़े भाई अभय ने कहा। हाँ मम्मा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पायल ने भी अभय की हाँ में हाँ मिलाई। चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मम्मा, नेहा आंटी ने आपको एक रिश्ता और बताया था, यही इसी शहर में, पारुल ने कहा। हाँ बताया तो था, लेकिन हमें ज्योति पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने आगे बात नहीं की।
उनसे चित्रा जी ने कहा। मम्मा, एक बार उस लड़की को भी जाकर देख लेते हैं। यही इसी शहर की लड़की है, तो अगर जानकारी निकालनी पड़ी तो कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, रूपल ने कहा। हाँ मम्मा, दीदी ठीक ही कह रही हैं। हम एक बार जाकर उस लड़की को भी देख लेते हैं, पारुल ने रूपल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो पायल बोली, हाँ मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह लड़की ज्योति से भी अच्छी हो। विनय, तुम क्या कहते हो? चित्रा जी ने विनय से पूछा। मम्मा, जैसे आप लोगों की इच्छा हो, मैं तो आप लोगों की खुशी में ही खुश हूँ, इसलिए मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को लड़की देखने की बात कही है। चलो ठीक है, तो मैं जाकर नेहा जी को खबर दे देती हूँ कि हम उस लड़की को देखने जाने के लिए तैयार हैं। इधर मंजू जी ज्योति के शादी के सपने सजो रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सुजाता अपनी माँ नीलम जी से यह सब बातें जानकर बहुत ही खुश थी। नीलम जी ने उसे यकीन दिलाया था कि यह रिश्ता अब नहीं होगा। मैंने चित्रा जी को पूरी तरीके से बोतल में उतार लिया है। मुझे वहीं पर लग गया था कि चित्रा जी पूरी तरीके से मेरी बातों में आ गई हैं, और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मेरा नाम भी कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। तुम जानती हो बेटी कि मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेती हूँ। अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैंने अपना खेल खेल दिया है, अब देखो क्या होता है। नीलम जी बहुत ही शातिर औरत थी, शतरंज की चाल की तरह चाल चलने में माहिर थी वो। वह बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूंगी तो इसकी भगवान मुझे क्या सज़ा देगा। माँ, उन लोगों ने रिश्ता तो पक्का कर दिया था, बाकी उन लोगों का अभी तक फिर कोई जवाब नहीं आया कि वह लोग सगाई करना चाहते हैं या जल्दी ही शादी करेंगे। विराट ने मंजू जी से कहा। हाँ बेटा, सोच तो मैं भी यही रही थी। मैं ऐसा करती हूँ कि सावित्री बुआ जी से बात करती हूँ कि वो गई थी उधर, क्या सोचा है उन लोगों ने, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा, आप सावित्री बुआ से बात करो, विराट ने कहा। तभी पिंटू की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। विराट जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ गया, क्योंकि आवाज़ वहीं से आई थी। ज्योति सुजाता भी वहां पहुंच गई थी। मंजू जी भी अपनी व्हीलचेयर के सहारे चलती हुई आ गई थी। सुजाता ने जब अपने बेटे पिंटू को सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ देखा और उसके माथे से खून बहता हुआ देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिंटू पिंटू। विराट ने पिंटू को गोद में उठाया। चोट ज़्यादा नहीं थी, खून भी कम ही बह रहा था, मगर सुजाता घबरा बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। विराट ने उसे चुप रहने का इशारा किया। शांत हो जाओ सुजाता, बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है। चलो पिंटू को लेकर पास ही के क्लिनिक पर चलते हैं, वहाँ ड्रेसिंग करवा लेते हैं। मामूली सी चोट है, ड्रेसिंग करवाना पड़ेगी बस, और कुछ नहीं, विराट ने सुजाता को दिलासा देते हुए कहा। और फिर दोनों पासी के क्लिनिक पर पिंटू को लेकर गए। अरे क्या हुआ मंजू, तुम तीनों इतनी परेशान क्यों बैठी हो? सालू जी ने उन्हें परेशान बैठा देखकर पूछा। कुछ नहीं सालू, बस वह पिंटू को थोड़ी चोट लग गई है, सुजाता और विराट ड्रेसिंग करवाने लेकर गए हैं, मंजू जी ने जवाब दिया। आओ तुम बैठो, मंजू जी ने फिर सालू जी से कहा। सालू जी बैठते हुए, क्या हुआ, पिंटू को कैसे चोट लग गई? शायद छत पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, शायद 2-4 सीढ़ियाँ ही चढ़ा होगा और गिर गया, मंजू जी ने बताया। तो सालू जी कहने लगी, तुम लोग फिक्र मत करो मंजू, पिंटू अच्छा ही होगा, अभी विराट और सुजाता उसे लेकर आ जाएंगे। मोना चली गई सालू, मंजू जी ने सालू जी से पूछा। हाँ, वह तो 2-4 दिन पहले ही चली गई, गांव से मिलने उसकी बुआ आ गई थी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। मीना जी ने उसको कहा था कि जल्दी आ जाना, हमें भी अकेला घर में अच्छा नहीं लगेगा, सालू जी ने मंजू जी को बताया। और ज्योति का रिश्ता तो पक्का हो गया है, फिर आगे की क्या प्लानिंग है? सगाई रख रही हो या जल्दी ही शादी का प्लान है, क्या उन लोगों ने कहा है? सालू जी ने मंजू जी से पूछा। अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया सालू, मुझे खुद को भी चिंता हो रही है, मंजू जी ने जवाब दिया। अरे इसमें चिंता कैसी, सोच रहे होंगे कि रिश्ता तो पक्का हो ही गया है, सालू जी ने समझाते हुए कहा। तभी विराट और सुजाता पिंटू को लेकर आ गए। कैसा है पिंटू विराट, सालू जी ने पूछा। ठीक है, मामूली सी चोट थी, ड्रेसिंग कर दी है, विराट ने कहा। ज्योति ने आगे बढ़कर पिंटू को गोद में ले लिया। विराट के रहने की वजह से सुजाता इस मौके को भुना नहीं पाई और घर में कोई भी अशांति नहीं मचा पाई, उसे इस बात का बहुत अफसोस था।
इधर चित्रा जी जो लड़की छाया को देखने गई थी वो ज्योति जितनी सुंदर तो नहीं थी। रंग थोड़ा सांवला था पर नैन नक्श अच्छे थे। चेहरे पर इतनी कशिश की जो एक बार देखे दोबारा जरूर देखना चाहे। बात करने का अंदाज ऐसा कि दिल चाहे उसकी बातें सुने ही जाओ। मधुर आवाज कूट कूट कर उसमें सभ्यता और शिष्टता भरी हुई थी। सलीके से सर पर दुपट्टा ओढ़कर वो जब चित्रा जी विनय, पारुल, रूपल और पायल के सामने आई तो सभी उसे देखते रह गए। भले ही ज्योति से ज्यादा रंग गोरा नहीं हो लेकिन ज्योति से कम भी नहीं है देखने में। चित्रा जी ने मन ही मन सोचा। नेहा आंटी भी साथी थी। उनके कहने पर छाया वहीं बैठ गई। बातचीत का दौर चला। छाया हर बात में सभ्य, सुसंस्कृत और शिष्टाचारी दिखी। यह लोग ज्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, ठीक ठाक मीडियम कैटेगरी के लोग थे। कुल मिलाकर चित्रा जी, विनय और तीनों बेटियों ने यही निर्णय निकाला कि छाया के लिए हाँ कर देते हैं। हर बात में छाया ज्योति से बेटर ही है। हमारा भाई विनय इतना पढ़ा हुआ है तो उसके लिए ग्रेजुएट लड़की ही ठीक रहेगी। चित्रा जी समझदार औरत थी। उन्होंने कहा कि अभी इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहिए, 2-4 बार और पहले छाया से मुलाकात करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई जवाब देना उचित रहेगा। विनय भी अपनी माँ की बात से सहमत था। फिर यह तय हुआ कि अभी ना तो ज्योति के रिश्ते के लिए मना किया जाएगा क्योंकि पहले छाया को पूरी तरह से 2-4 बार मिलकर और परख लेते हैं और देख लेते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इधर मोना सुबह 5 बजे उठी तो उसने देखा कि आज मीना जी अभी तक नहीं उठी हैं। उसको थोड़ी चिंता हुई कि रोज तो मम्मी जी उससे पहले उठ जाती हैं। फिर वह बाहर खड़े होकर सोचने लगी कि क्या करूं, मम्मी जी को उठाऊं या नहीं। अभी वह इसी कसमकस में खड़ी थी कि मीना जी दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। आज तुम मुझसे पहले उठ गई, मीना जी ने मोना को देख कर कहा। हाँ मम्मी जी, मैं इसी चिंता में थी कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है जो आज आप अभी तक उठी नहीं। मेरी तबीयत ठीक है और तुम भी जाकर सो जाओ, मीना जी ने कहा तो मोना उनका हैरत से मुंह देखने लगी। और हाँ, कल से 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, कल से सुबह 8 बजे उठना, मीना जी ने आगे बात जारी करते हुए कहा। मोना हैरत से खड़ी मीना जी को देख रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो मीना जी मुझसे नाराज होकर ये सब कह रही हैं। यहाँ सभी 8 बजे सोकर उठते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हें परखने के लिए 5 बजे उठने का कहती थी और तुम्हारे साथ मैं भी 5 बजे उठ जाया करती थी। मुझे पता है तुम अपने घर पर 7 बजे उठती हो और मुझे यह भी पता है कि तुम टहलने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा के खातिर मेरे साथ चलती थी। तुम आकर थक जाती थी। तुम मेरी परीक्षा में पूरी तरह सफल उतरी हो। अब जाओ, जाकर सो जाओ और सुबह 8 बजे से पहले मत उठना, मीना जी ने प्यार से मोना के सर पर किस करते हुए कहा। मोना खुशी से झूम उठी थी। आज सुजाता ने अपनी चारों बहनों को और घर वालों को खाने पर बुलाया था। आज सुजाता की काम करने की स्पीड भी बढ़ गई थी। उसने पहले ही विराट से कहकर सारा सामान मंगा लिया था और ज्योति के साथ खुद भी किचन में लगी थी। ज्योति से भी बराबरी का काम करवा रही थी। सुजाता सबका ही मन रखने के लिए सबकी पसंद की चीजें बना रही थी। वैसे भी कहते हैं ना कि जब मायके वाले आते हैं तो भले ही कितना ही खाना क्यों ना बनाना पड़े, औरत कभी नहीं थकती है। और ससुराल से अगर 2 इंसान भी आ जाए तो उसे लगने लगता है कि बहुत काम आ गया है। यही हाल सुजाता का भी था। कुल मिलाकर 7 तरह की सब्जियां बन रही थी। फिर एक पुलाव, सूप, मसाला छाछ अलग, पूरियां अलग, रोटी अलग बन रही थी। आज सुजाता के ना सर में दर्द था ना कहीं और वो दर्द महसूस कर रही थी। मंजू जी यह सब देखकर सोच रही थी कि देखा, अपने मायके वाले आ रहे हैं तो कितनी फुर्ती आ गई है सुजाता में। लेकिन फिलहाल चुप रहने में ही उन्होंने भलाई समझी। बिल्कुल खाने के वक्त ही सबकी हाजिरी हुई। मंजू जी सोच रही थी क्या ये सिर्फ खाना खाने के लिए ही आए हैं। दोपहर से आ जाते, अपनी बहन से, बेटी से बैठकर बातचीत कर भी लेते, काम में उसका हाथ भी बटा देते। जिस फुर्ती से सुजाता ने खाना बनाया था उसी फुर्ती से सब लोगों ने खाना भी खाया। खाने के लिए भी किसी ने ना मंजू जी को पूछा ना ज्योति दीप्ति को। विराट ने ही ज्योति दीप्ति और अपनी माँ मंजू जी को खाना खा लो आप भी कहकर खाने की टेबल पर बैठाया। खाना खाया पिया और सभी जाने के लिए उठ गए। सुजाता ने कहा भी कि थोड़ी देर तो रुको, एक तो तुम लोग आए भी इतनी लेट हो और अब जल्दी भी जा रहे हो। सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया और सब लोग खाना खा पी कर चले गए। इधर मोना की सास मीना जी ने कहा, मोना मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हारे जैसी बहू मिली है। लो, मेरी तरफ से यह तुम्हारा इनाम है।
उन्होंने सोने के कंगन निकालकर मोना को देते हुए कहा, जानती हो यह कंगन मेरी सासू माँ के थे, और जानती हो जिस तरह मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है उसी तरह मेरी सासू माँ ने मेरी परीक्षा ली थी, और जिस तरह तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई उसी तरह मैं भी सासू माँ की परीक्षा में सफल हुई थी, और ये सोने के कंगन मुझे उपहार में मिले थे। आज तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई, इसलिए ये उपहार में मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर उन्होंने मोना के हाथ में कंगन पहना दिए। मोना आज बहुत खुश थी ऐसी सासू माँ को पाकर, भला कोई खुश कैसे नहीं होता। आज से तुम्हारा काम सिर्फ खाना बनाने का ही है, और वह भी तुम अकेले खाना नहीं बनाओगी, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, मीना जी ने प्यार से हंसते हुए मोना से कहा। सालू जी ने मोना को फ़ोन लगाया तो मोना अभी सोकर उठी थी। उसने माँ को कहा कि वह अभी सोकर उठी है। क्या तुम अभी सोकर उठी हो? तुम अपने घर का रूल भूल गई? तुम यहाँ पर 7 बजे उठ जाया करती थी, और तुम वहाँ पर अभी 8 बजे सोकर उठ रही हो। यह सब क्या है मोना? तुम तो कहती थी कि मेरी सास मुझे 5 बजे उठा देती थी। सालू जी ने डांटते हुए मोना को कहा। माँ आप शांत हो जाइए। आपको आपकी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? आपको ऐसा लगता है कि मैं बिना मम्मी जी के इजाज़त के 8 बजे सोकर उठूंगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उनकी नाफरमानी करूंगी? मोना ने सालू जी को शांत करते हुए कहा। फिर मोना ने मीना जी के द्वारा की हुई सारी बातें सालू जी को बताई। सालू जी भी सुनकर बहुत खुश हुई। माँ का दिल ऐसा ही होता है कि जब वह सुनती है कि उसकी बेटी ससुराल में खुश है, आराम से है, तो उसके दिल को सुकून आ जाता है। अपनी बेटी को देखकर वह भी खुश होती है। चलो यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, और यह भी बहुत अच्छा हुआ कि तुम उनकी परीक्षा में सफल हुई। इधर चित्रा जी, विनय और उनकी सभी लड़कियां छाया से संतुष्ट हो चुके थे। उन्होंने हर तरीके से छानबीन निकाल ली थी। छाया बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। यहाँ तक कि विनय तो उसके कॉलेज तक के चक्कर काट आया था, और उसके कई सारे दोस्तों से मिलकर उसके तारीफ़ें सुनकर आया था। उसके सारे ही फ्रेंड्स ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। छाया पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। हमेशा ही उसने स्कूल कॉलेज में टॉप किया था। छाया का मैटर तो हल हो चुका था। छाया से सभी संतुष्ट हो चुके थे। पर अब बात आती थी ज्योति की कि उसके घर वालों को कैसे मना किया जाए। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया था। पारुल का कहना था, रिश्ता ही तो पक्का किया है, कोई सगाई वगाई तो नहीं की थी, तो मना करने में क्या हर्ज है। वैसे लोग तो शादियां तक तोड़ देते हैं, सगाई हुई भी तोड़ देते हैं। रूपल भी यही कह रही थी। मगर चित्रा जी का कहना था कि अगर मंजू जी पूछेंगी कि किस वजह से मना कर रहे हैं तो वह क्या कहेंगी। माँ आप साफ बात ही करें कि हमें कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है, अभय ने कहा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोला जाता। वह लोग क्या सोचेंगे कि हमारी लड़की का रिश्ता पक्का करने के बाद इन्हें दूसरी लड़की पसंद आई है, तो पहले ही पसंद कर लिया होता किसी और लड़की को। चित्रा जी ने अपना अनुभव बताया। अब सभी अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि आखिर क्या वजह बताई जाए ज्योति को ना करने की। अब सभी अपना अपना दिमाग लगाने लगे कि आखिर क्या वजह बताई जाए इनकार की। हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं और बिना अपनी तरफ से जानकारी निकाले रिश्ते को रिजेक्ट कर देते हैं। इधर सुजाता के कलेजे को अभी तक ठंडक नहीं मिली थी। वह अपनी माँ से कह रही थी, माँ अभी तक कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया। आप तो कह रही थी कि काम हो गया पक्का समझो। तो नीलम जी कहने लगी, काम तो पक्का करके आई थी, अब पता नहीं उन लोगों ने विश्वास नहीं किया शायद। नीलम जी के यह कहने पर सुजाता भड़क गई। अब क्या होगा? माँ आपने तो हद ही कर दी। आप तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब कह रही हैं कि शायद उन लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा। यह सोचो कि ऐसा ना हो कि आपका नाम यहाँ तक आ जाए या सावित्री बुआ तक आपका नाम पहुँच जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? क्या जवाब दोगी आप भी इन सब लोगों को? तुम फिक्र मत करो सुजाता, मैंने इस तरह से उनसे बात की है कि मुझे पूरा विश्वास है कि बात अगर खुली भी तो मेरा नाम कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है। फिर चित्रा जी भी ऐसी नहीं लगी हैं कि वह मेरा नाम लेकर ही बात को खोलेंगी। भगवान से प्रार्थना कीजिए माँ कि ऐसा ही हो। सुजाता ने परेशान होते हुए कहा। माँ सावित्री बुआ का फोन है, ज्योति ने माँ को उनके कमरे में आवाज देकर कहा। मंजू जी तुरंत ही व्हीलचेयर के सहारे चलती हुई बाहर आ गईं। उन्हें तो वैसे ही सावित्री जी के फोन का कब से इंतजार था। जब सावित्री बुआ सच्चाई बताएंगी तो ज्योति के माँ के दिल पर क्या बीतेगी? क्या महेश को उसका प्यार मिल पाएगा? क्या ज्योति की जिंदगी में खुशियाँ आ पाएंगी?
जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में यस लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में।